A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज है 24th of April 2024 और आज के डेली सीए हमको करने हैं डिस्कस। सभी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर सेशंस इंपॉर्टेंट है। आप वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो, डिफेंस के दे रहे हो, टीचिंग के दे रहे हो, बैंक के दे रहे हो, एनी फील्ड व्हाटसोएवर, वहाँ पे आपको ये सारे करंट अफेयर काम आने वाले हैं। बैंकिंग वाले बच्चों के लिए वीकली बैंकिंग करंट अफेयर अलग से भी होते हैं, स्पेशल सिर्फ उन बच्चों के लिए, तो इन सेशन के साथ आपको वो भी देखने रहेंगे। ठीक है, सिर्फ आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज हटा दीजिए जिसमें आपको और डिटेल में जाकर के न्यूज़ को कवर करना होता है, उसके लिए हम बर्निंग इश्यूज लाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज करंट अफेयर्स आर मेंट फॉर एवरीबडी। चलिए शुरुआत करते हैं नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के हिसाब से आज कौन सा दिन है ये जानने से। नया महीना लग चुका है, राइट? सो चैत्र खत्म हो गया, वैशाख महीना शुरू हो चुका है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हर नए महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है जिसमें कि चांद घटता हुआ होता है। सो कृष्ण पक्ष और आज है प्रथमा जिसे हम प्रतिपदा भी कहते हैं। और साल कौन सा चल रहा है? विक्रम संवत 2081 चल रहा है। ठीक है जी, तो अब रोज जो हम कैलेंडर देखेंगे नेशनल कैलेंडर, उसमें वैशाख महीना आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले कौन सा महीना था? चैत्र था। देखो अंडरस्टैंडिंग ले लो, 12 इंडियन मंथ्स होते हैं, हिंदू मंथ जिन्हें हम बोलते हैं। सबसे पहला जिससे नया साल शुरू होता है वो चैत्र होता है। आखिरी महीना जिससे साल खत्म माना जाता है वो फागुन होता है। सो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसे अगहन भी कहा जाता है, पौष, माघ और फागुन, ये 12 महीने होते हैं। सो ये हो चुका, अब इस वाले महीने पे हम आ चुके हैं। ठीक है जी, चलिए आज की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करने से। 24th ऑफ अप्रैल को एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डे आता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, 5 स्टार न्यूज़ है ये, और वो है नेशनल पंचायती राज दिवस। ठीक है, सो नेशनल पंचायती राज डे कब आता है? 24 अप्रैल, 24th अप्रैल को। देखो 21 अप्रैल को हमने देखा था नेशनल सिविल सर्विसेज डे, बहुत इंपॉर्टेंट था। 24th अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों पास पास ही हैं। सिविल सर्वेंट्स भी गवर्नेंस में आते हैं, है ना? सो सुचारू रूप से व्यवस्था कायम रहे उसके लिए काम करते हैं। और 24th अप्रैल में जो ग्रास रूट लेवल है, जो गांव वाला एरिया होता है, बिल्कुल लोअर लेवल ग्रास रूट यानी जहां आम जन होते हैं, वहां पे गवर्नेंस सुचारू रूप से चले, इसके लिए पंचायती राज को एग्जिस्टेंस में लाया गया था। ठीक है, चलो अब इस डे के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, कुछ स्टैटिक पोर्शन भी साथ में कवर कर लेते हैं क्योंकि हम सिर्फ करंट नहीं करते, हम स्टैटिक भी साथ में कवर करते चलते हैं। 24th ऑफ अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे या दिवस आता है और कब से मना रहे हैं हम इसे? 2010 से मना रहे हैं। जब कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहां इस तरह के डेटा साथ में दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। सिंपल एग्जामिनेशंस के अंदर जहां सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे, आपको डेट और डे दे दिया जाता है। बाकी जहां स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इन दोनों में से 2 सही है, 1 सही है, 3 सही है, वहां ये सारा डेटा भी काम आता है। सो देखिए इस दिन को हम 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट 24th अप्रैल? 24th अप्रैल 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, उसको इनएक्टमेंट में यानी इन्फोर्समेंट में लाया गया था। सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसके तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तौर पे एग्जिस्टेंस में आया, यानी अब ग्रास रूट लेवल पे आप डेमोक्रेसी के थ्रू गवर्न कर पाओगे। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कब आया? ये आया 1993 में। किसकी वजह से आप आया? इस अमेंडमेंट की वजह से। कौन सा अमेंडमेंट था? 73rd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992। और ये इनएक्ट कब हुआ? 1993 24th अप्रैल, और इसीलिए हम पंचायती राज दिवस इस दिन मनाते हैं। ठीक है, और इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट 9 जिसका टाइटल था द पंचायत्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है। गॉट इट? चलिए देन इस साल यानी 2024 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, वो एक नेशनल कोलोक्वियम यानी कि एक नेशनल मीटिंग, एक नेशनल सभा जैसा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, गवर्नेंस एट ग्रास रूट आफ्टर 3 decades ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो लगभग 30 साल पूरे हो चुके हैं। सो अब एक ऐसी एक मीटिंग, एक महासभा हो रही है जिसके अंदर गवर्नेंस एट द ग्रास रूट आफ्टर 3 decades इस थीम के ऊपर सारी बातचीत की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कौन हेड करते हैं? हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज? जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था और सेशन के बीच में क्वेश्चंस पूछे थे, उसका डिस्कशन हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले आज की न्यूज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये न्यूज़ क्लियर हो गई। अब देखिए पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 टियर यानी 3 लेवल्स पे काम करता है।
पंचायती राज सिस्टम में 3 टियर्ड सिस्टम होता है, यानी 3 लेवल का सिस्टम होता है। पहले ग्राम पंचायत जो गांव लेवल पे होती है, पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होगी, और उससे ऊपर आएगी जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। ये तीनों मिलकर के आपका पंचायती राज सिस्टम बनाते हैं। ओके, चलिए अगली न्यूज के लिए हम चलते हैं मेघालय। मेघालय में एक त्योहार, एक उत्सव मनाया गया और उसका नाम क्या है? सेंगखेलांग। सो सेंगखेलांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सीधा सीधा क्वेश्चन। सेंगखेलांग मनाया जाता है मेघालय में। सेंगखेलांग, मेघ कभी बच्चों को देखा है? बादल जब आते हैं तो उनको देख के खेलते हैं, इसमें मुझे टेडी बेयर का शेप दिख रहा है, इसमें मुझे ये शेप दिख रहा है, राइट? तो संग में आपको भी बोलते हैं, संग में आप भी खेलो मेघ को देख करके। सो संगखेलांग, आप संग खेले, क्या देख रहे थे? मेघ देख रहे थे। संगखेलांग फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है और मेघालय की जो सबसे प्रोमिनेंट ट्राइब है, खासी ट्राइब, ये इसको बहुत जोश से मनाती है। इस बार 34th एडिशन सेंगखेलांग फेस्टिवल का मनाया गया मेघालय में। ओके, सो यहाँ का इंडिजिनस यानी मेघालय का ही एथनिक ग्रुप है खासी ट्राइब, जो खासी जयंतिया हिल्स है, नॉर्थ ईस्ट मेघालय वाला हिस्सा जो है वहाँ पे रहते हैं, और ये लार्जेस्ट कम्युनिटी है मेघालय की। सो मेघालय सेंगखेलांग फेस्टिवल। ओके जी, चलिए अब चलते हैं थोड़ा स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ। स्पोर्ट्स से 3-4 न्यूज आई हैं। सो सबसे पहली न्यूज आती है केनोए। केनोए, राइट, ये एक इस तरह की बोट होती है, बहुत पतली सी, और उसमें एक व्यक्ति यहाँ बैठते हैं और कैनोइंग की जाती है। तो पैरा कैनोइंग, पैरा कैनोइंग के अंदर प्राची यादव का नाम याद रखिएगा। प्राची यादव, जिनको इसी साल जनवरी के अंदर अर्जुन अवार्ड भी मिला था। ठीक है, स्पोर्टिंग की दुनिया में स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो दिए जाते हैं उनमें काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है अर्जुन अवार्ड। सो एमपी की यानी मध्य प्रदेश की ग्वालियर को बिलोंग करती हैं प्राची यादव, और न्यूज में क्यों आई हैं? क्योंकि इन्होंने जीते हैं 2 गोल्ड, किसमें? 2024 एसीसी पैरा कैनोए एशियन चैंपियनशिप में। पैरा एथलीट कैटेगरीज जो होती हैं, पैरा स्पोर्ट कैटेगरी, सो डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, उसमें एशियन चैंपियनशिप हुई, पैरा कैनोए एसीसी एशियन चैंपियनशिप, उसमें 2 गोल्ड कौन लेकर के आई हैं? प्राची यादव लेकर के आई हैं, और ये मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई? ये एशियन चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी? टोक्यो, जापान। जापान, लव इन टोक्यो, ये वही वाला टोक्यो जापान। और 2 जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं वो कौन सी 2 कैटेगरीज हैं? विमेन KL2 एंड विमेन VL2 कैटेगरीज। सो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, इनमें इन्होंने जीता है। अर्जुन अवार्ड भी हाल ही में इन्होंने रिसीव किया था। ठीक है, सो प्राची यादव कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं? पैरा कैनोए से जुड़ी हुई हैं। अच्छे से पकड़ कीजिएगा इस पॉइंट की। आ जाओ जी, आईपीएल में बहुत सारे कीर्तिमान या रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड बनाया है यजुवेंद्र चहल ने। सो यजुवेंद्र चहल ने क्या रिकॉर्ड बनाया? ही इज बिकम द फर्स्ट बॉलर विथ हिस्टोरिक, आईपीएल के अंदर कितने विकेट ले लिए हैं इन्होंने? 200 विकेट ले लिए हैं। ठीक है, अच्छा, आईपीएल में अभी थोड़े टाइम पहले हमने देखा था धोनी, MS धोनी ने एक रिकॉर्ड बनाया था, राइट? सो वो कौन सा रिकॉर्ड था? विकेट कीपिंग से रिलेटेड कुछ था, वो भी लिखिए कमेंट सेक्शन में, पढ़ चुके हैं अभी हम रिसेंटली। ओके, सो यजुवेंद्र चहल हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर विथ हिस्टोरिक 200 आईपीएल विकेट्स। इंडियन प्रीमियर लीग जो हो रही है उसमें 200 रन लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राजस्थान रॉयल के यजुवेंद्र चहल बन गए हैं। और कौन सी टीम के अगेंस्ट इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है? कौन से मैच में? सो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है जी, याद रहेगा नाम यजुवेंद्र चहल। देन फ्रॉम क्रिकेट मूविंग ओवर टू द फील्ड ऑफ टेनिस। टेनिस के अंदर 2 टूर्नामेंट्स देखे गए, एक बार्सिलोना ओपन और दूसरा स्टटगार्ट ओपन। सो बार्सिलोना ओपन जो कि ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ने कंडक्ट करवाया। सो बार्सिलोना ओपन में कौन जीते हैं? कैस्पर रूड जीते हैं बार्सिलोना ओपन, राइट? सो बार की बात अगर कोई कर दे, बार की, तो बड़े रूड माने जाते हैं ना। ओ हो सभ्य समाज में रह रहे हैं आप, एकदम सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं, कहाँ आप बार की बात कर रहे हैं? नो नो नो, सो बहुत रूड माना जाएगा इसको। सो बार्सिलोना ओपन कैस्पर रूड ने जीता है, याद रखिएगा। और स्टटगार्ट ओपन में WTA टूर यानी विमेन टेनिस एसोसिएशन में रेबेकिना, दैट इज एलिना रेबेकिना ने स्टटगार्ट ओपन जीत लिया है, राइट? सो हमें गार्ड कौन करता है? हमें गार्ड से याद रख सकते हो, स्टटगार्ट। हमें गार्ड कौन करता है? रब
रब, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप इनको बोले हैं ना, तो आप रब से गार्ड करता है, रब हमें गार्ड करता है, ऐसे रबिकीना स्टटगार्ड याद रख सकते हैं। सो कैस्पर रूड ने हराया है स्टीफानोस त्सित्सिपास को बार्सिलोना ओपन में, एंड एलिना रबिकीना ने हराया है मार्ता कोस्त्युक को स्टटगार्ट ओपन के अंदर। ये दोनों वन लाइनर न्यूज के तौर पे याद रखनी है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ कमिंग ओवर टू अ सैड डिमाइस, एक दुखद निधन हुआ है एक बहुत पॉपुलर व्यक्ति का। कौन वो व्यक्ति है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है समाज या फिर अपनी फील्ड के अंदर, जिसकी वजह से इनको पॉपुलैरिटी हासिल हुई, जल्दी से देखते हैं। सुधीर कक्कड़, क्या नाम है जी? सुधीर कक्कड़। सो सुधीर कक्कड़ जो कि इंडिया के जाने माने फोरमोस्ट साइको एनालिस्ट थे। साइको एनालिस्ट यानी मनोविश्लेषक, आपकी साइकोलॉजी को समझने वाले, उसके ऊपर बातचीत करने वाले, उसको समझने वाले, उसके ऊपर स्टडी करने वाले विश्लेषक, दैट इज साइको एनालिस्ट। इनका निधन हो गया है, थ्रोट कैंसर से इनकी डेथ हुई है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। सो सुधीर कक्कड़ जी साइको एनालिस्ट, बहुत पॉपुलर साइको एनालिस्ट, और ये अब नहीं रहे। और एक समय था जब प्रोमिनेंट फ्रेंच न्यूज मैगजीन है जिसका नाम है ले नोवेल ऑब्जर्वेटर, उन्होंने सुधीर कक्कड़ जी को वर्ल्ड के 25 मेजर थिंकर्स में से एक लिस्ट किया था। यानी इतने पॉपुलर ये इंडिया लेवल पे तो है ही, ग्लोबल लेवल पे भी इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी हासिल की। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं इनके, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ और वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इनका द इनर वर्ल्ड। जब मैं बोल रही हूँ वर्क यानी इनकी बुक्स, नॉवेल्स, बुक्स। सो इनकी जो बुक है द इनर वर्ल्ड 1978 में आती है और अभी तक ये प्रिंट से बाहर नहीं हुई, यानी पब्लिश होती ही जाती है, इतनी ज़्यादा डिमांड में रहती है। जहां इन्होंने हिंदू माइथोलॉजी और कैसे वो इंडियंस को अफेक्ट करती है डेली सोसाइटी लेवल पे, इंटीमेट लेवल पे, उस पर काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। सो द इनर वर्ल्ड किसकी किताब है? सुधीर कक्कड़ जी की है। द इंडियंस पोर्ट्रेट ऑफ अ पीपल, ओके, ये भी इनकी है। देन शामन्स, मिस्टिक्स, डॉक्टर्स, देन द किपलिंग फाइल, ये सारी किनके वर्क हैं? सुधीर कक्कड़ जी के वर्क हैं। सुधीर कक्कड़ जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन सी फील्ड से जुड़े हुए थे या वो कौन थे? सो ही वॉज अ साइको एनालिस्ट। गॉट इट? चलिए अब हम चलते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला अपॉइंटमेंट आ रहा है AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हिस्ट्री में पहली बार एक वुमेन वाइस चांसलर मिली है, राइट? और वो वुमेन वाइस चांसलर कौन है? नाइमा खातून। नाइमा खातून, नई माँ आ गई हैं यहाँ पे। हाँ, सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU को नई माँ मिली हैं, इस तरह से देखिए, क्योंकि वाइस चांसलर एक गार्जियन पोजीशन पे ही होते हैं ना। सो नाइमा खातून फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर, 5 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट है। इससे पहले ये AMU के जो वुमेन कॉलेज हैं वहाँ पे प्रिंसिपल के तौर पे कार्यरत थी। ओके, नाइमा खातून AMU। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ने जैसा है। हम बात कर रहे हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अपॉइंट हुए हैं नई CVO, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, जो कि ध्यान, निगरानी रखते हैं हर चीज पे, है ना। और उस पोजीशन पे किसको अपॉइंट किया गया है? निधि S जैन को। वन ऑफ माय फ्रेंड्स नेम इज निधि जैन, तो मेरे लिए तो सीधा सीधा एसोसिएशन है। आप किसी निधि जैन को जानते हैं कर लीजिएगा, नहीं जानते तो याद करना पड़ेगा। कॉटन, कॉटन बहुत निधि लाने का काम यानी पैसा लाने का काम करता है ना। सो ऐसे याद रखिएगा कि निधि S जैन को अपॉइंट किया गया है CVO कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? मुंबई में है, और 1970 में इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था। चलिए नाउ मूविंग ओवर टू अवार्ड कैटेगरी। कौन है ये? कौन नहीं जानता इनको? रतन टाटा। सो रतन टाटा को ने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये किस, वो किस नहीं है जो हम देते हैं, है ना। ये है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर, राइट। अच्छा, आज मैं लाइव चैट में मौजूद नहीं रहूंगी, आई हैव सम वर्क। सो आप लोग खुद से आज सेशन अटेंड कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड से मत रहिएगा। लाइव चैट में बहुत ज़्यादा पंचायती करने की जरूरत नहीं है, फोकस ऑन द कंटेंट, ठीक है। मैं आपसे कल मिलूंगी लाइव चैट में। सो रतन टाटा ने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, जो कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस देता है। इनका ये अवार्ड 2021 में अनाउंस किया गया था, बट दैट टाइम ही कुड नॉट टेक इट फॉर सर्टेन रीजंस इंक्लूडिंग कोविड, एंड नाउ ही हैज रिसीव्ड इट। सो रतन टाटा रिसीव्स प्रेस्टिजियस KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। इन्होंने एक प्राइवेट सेरेमनी में अपने घर पे ही रिसीव किया ये मुंबई में। और कौन है टाटा ग्रुप के अभी चेयरमैन? N चंद्रशेखरन। तो रतन टाटा कौन है?
रतन टाटा कौन है? ही इज द चेयरमैन एमेरिटस, यानी वो इस पोजीशन पे आजीवन रहेंगे, बट देन ही विल नॉट बी वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इनटू थिंग्स। सो एक ऑनररी पोजीशन है कि चेयरमैन एमेरिटस आप रहोगे, आप यानी सीनियर मोस्ट चेयरपर्सन हो, लेकिन आप एक्टिवली एंगेज नहीं हो अब कामों में। सो वो एंगेजमेंट किसका है? एन चंद्रशेखरन का है, ठीक है। और जो भी कमिटमेंट रतन टाटा जी ने सोशल डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट लीडरशिप में अपना दिखाया, उसके चलते अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड है KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये शुरू कब किया गया था? 2008 में। अच्युत सामंत जिन्होंने ये कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की फाउंडेशन रखी थी, उन्होंने ये अवार्ड हैंड ओवर किया। और KIIT एंड KISS यानी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंसेस का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड ये माना जाता है जो दिया गया है। अगली न्यूज आ रही है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से, जिसको पॉपुलरली हम किस ब्रांड नेम से जानते हैं? नंदिनी ब्रांड से जानते हैं। नंदिनी, कर्नाटका मिल्क कॉर्पोरेशन। सो इसने अनाउंस किया है कि ये अपकमिंग जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है जून के अंदर, उसमें 2 टीम्स हैं उनको स्पॉन्सर करेगा, यानी उनकी जर्सी पे आपको नंदिनी का लोगो देखने को मिलेगा। सो कर्नाटका नंदिनी डेयरी टू स्पॉन्सर आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड टीम्स। कौन सी 2 टीम्स हैं जिनको स्पॉन्सर करेगा ये? आयरलैंड और स्कॉटलैंड की टीम को T20 वर्ल्ड कप 2024 में। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबली अपनी पहचान बनाने चाह रहा है नंदिनी ब्रांड, और उसकी वजह से ये US में भी अपना एक जो एक्सटेंशन है वो करने जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे वांट टू स्पॉन्सर इन T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप जून में होगा। कौन इस बार वेन्यूज कहाँ है? US एंड वेस्ट इंडीज। ओके, चलो मुझे बताओ तो लास्ट T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, ओके, हु वाज द विनर एंड हु वाज द रनर अप? जल्दी बताइए। T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रही हूँ। बाइनियल होता है, 2 साल में एक बार होता है, राइट। सो लास्ट T20 वर्ल्ड कप कब हुआ, कहाँ हुआ, सब बता दो। कब हुआ, कहाँ हुआ, विनर कौन था, रनर अप कौन था, टीम, ठीक है। ये 4 चीजें आप मुझे बताएंगे। सो KMF, कर्नाटका मिल्क कॉर्पोरेशन नहीं है, फेडरेशन है। कर्नाटका मिल्क फेडरेशन टू स्पॉन्सर स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड क्रिकेट टीम्स ड्यूरिंग T20 वर्ल्ड कप। और इनका ब्रांड नेम नंदिनी है, जिसको ये हाईलाइट वहां पे करेंगे। मेंस ICC T20 वर्ल्ड कप को होस्ट किया जाएगा वेस्ट इंडीज या यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जून 2024 में, राइट। और इसी दौरान T20 के दौरान ही नंदिनी स्प्लैश एनर्जी ड्रिंक के तौर पे ये इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा US में बाय KMF। और ये बोला जा रहा है कि 2 से 2.5 करोड़ तक की इंडिविजुअल टीम स्पॉन्सरिंग है। सो थोड़ा सा KMF विवादों के घेरे में भी आ गया है कि क्यों भाई आप सीधे T20 वर्ल्ड कप में विदेशी टीम्स को क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि ये कह रहे हैं भाई हमें ग्लोबल जाना है तो हम तो इंटरनेशनल टीम्स को ही करेंगे। हमने IPL में भी कोशिश की थी पर बिडिंग बहुत हाई थी तो हमने ली नहीं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोज। चलो अगली न्यूज के लिए चलते हैं। पापुआ न्यू गिनी, कहाँ चल रहे हैं? पापुआ न्यू गिनी कहाँ पर है भाई? ये ओशिनिया रीजन के अंदर आता है। देखो ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, दिस इज पापुआ न्यू गिनी। ओके, सो पापुआ न्यू गिनी से क्या न्यूज है? कर्नल एडिसन नैपियो, कर्नल एडिसन नैपियो टू सर्व एज पापुआ न्यू गिनीज फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया। पहली बार पापुआ न्यू गिनी का से एक डिफेंस एडवाइजर इंडिया के अंदर अपॉइंट किए गए हैं, एंड ताकि हमारी गवर्नमेंट और जो मिलिट्री है, उनकी गवर्नमेंट और मिलिट्री और हमारी जो है उनके बीच में थोड़ी अच्छी लाइजनिंग, अच्छे रिलेशन और स्ट्रांग हो सके, ठीक है। सो कौन है वो व्यक्ति जो कि फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया फ्रॉम पापुआ न्यू गिनी अपॉइंट किए गए हैं? कर्नल एडिसन नैपियो। एडिसन, थॉमस एडिसन से याद रख सकते हो, है ना। सो एडिसन, कर्नल एडिसन पापुआ न्यू गिनी के पहले डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया अपॉइंट हुए हैं। और इन दोनों देशों में यानी इंडिया और पापुआ न्यू गिनी में काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशन 1976 से हैं। दे आर वेरी फ्रेंडली रिलेशंस एंड इससे फर्दर एनहांस होंगे। चलिए फिर आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सो उस आसिया ने अपना पहला फ्यूचर फोरम 2024 कंडक्ट किया। पहली बार फ्यूचर फोरम कंडक्ट किया गया है आसिया के द्वारा, और उसकी थीम क्या रही? इंपॉर्टेंट है थीम, टुवर्ड्स फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ अ पीपल सेंटर्ड आसिया कम्युनिटी। ओके, और ये हनोई वियतनाम के अंदर कंडक्ट किया गया। तो आप देख लेते हैं, हमारी भी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, उन्होंने इसके अंदर अपना एड्रेस दिया। सो फर्स्ट आसिया फ्यूचर फोरम
पहली बार आसियान ने एक फ्यूचर फोरम रखा है कि जो भी हमारी विजन है वो हम आगे कैसे लेकर के जाएं, किस तरह से हमारे जो इस पूरे ब्लॉक के गोल्स हैं उनको कैसे मीट आउट करें, डेवलपमेंट को आगे कैसे बढ़ाएं, इन सब के ऊपर चर्चा की गई। सो आसिया फ्यूचर फोरम किसका आइडिया था, किसने सोचा कि हमें फ्यूचर फोरम करना चाहिए? सो ये वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर जो हैं फाम मिनचिन, इनका एक इनिशिएटिव था, इनका आइडिया था दैट वी शुड होल्ड सच अ फोरम, और ये इन्होंने बोला था लास्ट जो आसिया समिट हुआ था पिछले साल सितंबर में, तब इन्होंने कहा था। ठीक है, सो थीम हमने देखी टुवर्ड्स फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ पीपल सेंटर्ड आसिया कम्युनिटी। इसका मेन एम क्या है? लाइक आई टोल्ड यू कि जो भी ये आसिया ब्लॉक है इसमें जो 10 कंट्रीज हैं, आसिया में कितने कंट्रीज हैं? 10 ही हैं जी। सो वो अपने आगे जो भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे से जो कोऑपरेट जो भी कुछ उनको ग्रोथ डेवलपमेंट करना है वो सस्टेनेबल कैसे बनाए, फ्यूचर तक कैसे लेके जाएं, उन सब के ऊपर चर्चा करना। ठीक है, चलो अब न्यूज़ तो इतनी सी है, अब हम आसिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, पहले मैप पे देखो, आ जाओ, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ इंडिया आ जाता है ना, और ये नीचे वाला जो हिस्सा, ये जो आपको कंट्रीज दिख रहे हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओ एंड फिलीपीन एंड ब्रूने दरुसलाम, ये 10 कंट्रीज हैं जो कि आसिया के मेंबर नेशंस है। याद कैसे कर सकते हो? कैसे याद कर सकते हैं हम आसिया मेंबर्स को? MBBS क्लिप टीवी। MBBS वाले बच्चे इतनी पढ़ाई करते हैं ना कि अपनी टीवी पे भी नोट्स क्लिप करके रखते हैं। ठीक है, आसान बनाने के लिए, अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए तो आसिया याद रखना जरूरी है, MBBS क्लिप टीवी। सो मलेशिया MB, और म्यांमार के लिए हमने बर्मा लिया है क्योंकि म्यांमार को पहले बर्मा कहते हैं ना, MBBS क्लिप, क्लिप के लिए हो जाएगा CLI, एंड P कहाँ गया हमारा? फिलीपींस, एंड टीवी में थाईलैंड एंड वियतनाम। सो MBBS क्लिप टीवी आपका हिंट होगा आसिया मेंबर्स याद रखने के लिए। ओके, आसिया की शुरुआत की गई 1967 में, हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? इंडोनेशिया, जकार्ता के अंदर है। 8 अगस्त को आसिया डे ऑब्जर्व किया जाता है, पहले भी हमने पढ़ा है आसिया के बारे में, है ना। मोटो क्या है आसिया का? 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। ठीक है, चलिए, सो बैंकॉक डिक्लेरेशन जो हुआ था उससे आसिया एग्जिस्टेंस में आया था, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे, 10 मेंबर्स ही हैं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ज्यादा नहीं है। अब हम आते हैं जो मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन, अच्छा आज की न्यूज़ इतनी हो गई, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज हमने कर ली है, और आज का सेशन इतना ही था। अब रिवीजन क्वेश्चन हमको करने हैं, और उससे पहले कल जो जाते जाते मैंने आपसे क्वेश्चन किया था और सेशन के दौरान क्वेश्चन किए थे उनका डिस्कशन कर लेते हैं, देन वील मूव ओवर टू रिवीजन क्वेश्चन। सो कल मैंने पूछा था विच ट्राइबल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड एज वन ऑफ द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 लोकसभा पोल्स। ठीक है, सो पहली बार 2024 लोकसभा पोल्स में कौन सा PVTG कम्युनिटी है अंडमान एंड निकोबार का जिसने पहली बार वोट दिया है? आंसर क्या है भाई? शोम्पेन है। अब यहाँ पे ना कल कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हुआ कि मैम PVTGs जो हैं उनकी ये जो कैटेगरी है ये शुरू कब की गई? देखिए, मैंने आपको बोला था कि 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 52 ट्राइबल ग्रुप्स PVTG के अंडर डिक्लेयर किए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देबर कमीशन। तो 1975 में ये 52 ग्रुप्स वर डिक्लेयर्ड, लेकिन PVTG की शुरुआत 2 साल पहले होती है 1973 में। देबर कमीशन ने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप PTG को एक सेपरेट कैटेगरी के तौर पे जगह दी थी कि भाई ये एक सेपरेट कैटेगरी ट्राइबल कम्युनिटी में से, देखो ट्राइब्स होती हैं, ये इतनी ट्राइब्स हैं, उनमें से कुछ ट्राइब होंगी शेड्यूल्ड कास्ट, राइट, उनमें से भी कुछ बहुत ही प्रिमिटिव होंगी जो कल हमने देखा था, तो हम उनको PVTG कह देते हैं। तो ये एक और जो कैटेगरी बनाई गई ये 1973 में बनाई गई देबर कमीशन के बेसिस पे। फिर 75 में इस कमिटी में तो इस नई जो एक कैटेगरी है इसके अंदर 52 ट्राइबल ग्रुप्स को डाला गया। एक और साल याद रखिएगा 2006, जब ये जो PTG था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप था, यहाँ भी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, उसका नाम चेंज करके PVTG कर दिया गया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ये PVTG नाम कब आया है? 2006 में आया है। PTGs कैटेगरी कब शुरू की गई? 73 में की गई। इसमें पहली बार जो डाले गए हैं कुछ कैटेगरी के अंदर ट्राइब्स, वो कब डाले गए? 1975 में डाले गए। 1973, 1975, 2006, ये 3 साल आपको याद रखने हैं। सेशन के दौरान आई हैड आस्क्ड यू सम क्वेश्चंस। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था कि भाई जो चैत्र महीना है उससे पहले कौन सा महीना आता है और बाद में कौन सा आता है? सो चैत्र पहला महीना है हिंदू कैलेंडर का, उसके बाद वैसाख जो कि अब लग चुका है, और उससे पहले
आखिरी महीना हिंदू कैलेंडर का वैसाख। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा था कि सिपरी में 2023 की जो रिपोर्ट आई मिलिट्री स्पेंडिंग पे, उसमें इंडिया का क्या रैंक था, तो तब भी इंडिया 4th रैंक पे था। और सिपरी की मिलिट्री स्पेंडिंग की जो 2024 की रिपोर्ट है उसमें भी इंडिया 4th रैंक पे है। टॉप पे तब भी यूएस, चाइना और रशिया थे, टॉप पे अब भी यूएस, चाइना, रशिया है। देन हम बात कर रहे थे भारत, हमने कल पद्म अवार्ड्स देखे हैं, है ना। सो पद्म अवार्ड्स में से काफ़ी कुछ तो कॉन्फर कर दिए गए हैं, कुछ अभी और प्रेसिडेंट साहिबा करेंगी। तब मैंने आपसे पूछा था भारत रत्न 5 दिए गए, किन किन को दिए गए बता दीजिए। थोड़ी स्पेलिंग रॉन्ग है, नो प्रॉब्लम। सरदार जी सिंह, इनका रिस्पॉन्स मैंने रैंडमली पिक किया है इस बार। सो MS स्वामीनाथन जी, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इनको पॉस्ट्यूमसली दिया गया। LK आडवाणी जी डेप्यूटी PM रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह PM रह चुके हैं, पॉस्ट्यूमसली दिया गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार CM रह चुके हैं। PV नरसिम्हा राव PM रह चुके हैं। सो इन सबको पॉस्ट्यूमसली दिया गया एक्सेप्ट LK आडवाणी जी। सो वेरी नाइसली आंसर्ड। चलिए, अब जो भी कुछ आपने पढ़ा है आज, उसका अगर PDF चाहिए तो आप परचम के टेलीग्राम पे जा सकते हो, परचम ऐप पे जा सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों PDF आपको अलग अलग मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको मंथली मैगजीन चाहिए, पूरी कंसोलिडेटेड सारी न्यूज़ डिटेल में कैटेगरी वाइज, या फिर MCQ विथ एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में, तो आपको वेबसाइट पे जाना होगा parchamclasses.in पे। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर्स। कभी कुछ परचेज किया है, मिल नहीं रहा, PDF में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो ये है ईमेल एड्रेस है parchamclasses06@gmail.com, यहाँ कॉन्टैक्ट करना है अलॉन्ग विथ पेमेंट रिसीट, जो भी आपने 10, 20, 50 रुपए वॉटेवर आपने दिए हैं, और टाइटल के साथ में। ठीक है, इसके अलावा परचम ऐप चैट में भी आप चैट कर सकते हो। रिविजन टाइम, गेट रेडी, लाइव चैट में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैं पूछूंगी लास्ट में, वो नॉर्मल चैट में आंसर कीजिएगा। अच्छा, अभी CDS एग्जाम हुआ है, कुछ बच्चों ने हमें लिखा है कि किस तरह से करंट अफेयर से काफ़ी उनको हेल्प हुई है। आप जो भी एग्जाम देते हो, डू कीप ऑन सेंडिंग योर फीडबैक, उससे हम हमारी क्वालिटी को और इम्प्रूव करने में एक इनपुट की तरह लेते हैं। सो अगर आपने एग्जाम दिया है, जिस चीज़ ने आपको हेल्प की है, जहां आपको चैलेंज फेस आया है, कीप ऑन राइटिंग टू अस अबाउट इट, विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। ओके, चलो पहला क्वेश्चन आ रहा है। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर यानी पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नई मां करके हमने याद किया था, नाइमा खातून। A will be the answer. Next question. Which amendment of Indian Constitution is associated with establishment of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट लाया गया था? Amendment 73rd. Okay, B will be the answer. Who won Stuttgart Open by defeating Marta Kostyuk in the final? Stuttgart Open किसने जीता बताओ? एलिना रबकीना ने जीता। ओके, Who won 2 golds at 2024 ACC Para Canoe Asian Championship? 2024 ACC Para Canoe Asian Championship जो कि जापान टोक्यो के अंदर हुई, उसमें 2 गोल्ड मेडल कौन लेके आई हैं? प्राची यादव लेकर के आई हैं। देन हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू अचीव 200 विकेट्स इन IPL? IPL में पहली बार 200 विकेट किसने लिए हैं? क्या नाम है जी, बताओ? युजवेंद्र चहल ने लिए हैं। आज हम प्रीवियस डेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल ही पढ़ा है, 2 दिन के इकट्ठे होने दो, फिर लेंगे तो थोड़ा आंसर करने में मजा भी आएगा, है ना। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एवरीबडी। ओके, इन विच स्टेट इज सेंगक्लांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सेंगक्लांग फेस्टिवल जो है वो कौन से राज्य में मनाया गया हाल ही में? ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेशन खत्म। और जाते जाते ये एक थॉट है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई के साथ साथ लाइफ में भी कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। सो आज का थॉट है बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ट्रिंग ट्रिंग फोन वाले। कॉन्सेंट्रेट ऑल योर थॉट्स upon the work in hand. Concentrate all your thoughts upon the work in hand. The sun rays do not burn until brought to a focus. So आज का जो thought है वो 100% focus on work at hand के ऊपर है। कभी आपने देखा है या रादर सुना है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं पढ़ने के लिए 4 बजे 5 बजे, क्यों कहा जाता है कि सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो आप दिन भर में भी करते हो, सुबह ऐसा क्या नहीं होता जो बाकी पूरे दिन होता है? थकान की बात नहीं कर रही हूँ,
डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ, सुबह कोई जगा हुआ नहीं होता 4 बजे 5 बजे यूजली आपके आसपास, है ना। सो आपके साथ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपके फ़ोन नहीं बज रहे होते, मैसेज करने वाला कोई नहीं है, कॉल करने वाला कोई नहीं है, सुबह सुबह कुछ देखोगे नहीं मूवी उठ करके 4 बजे, राइट। तब आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे होते हो, तो दिन में जो चीज़ आप 2 घंटे में पढ़ते हो, सुबह वो आप 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। आई एक्सपीरियंस द सेम, मैं सुबह करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ और मुझे पता है कितना इफेक्टिव टाइम होता है, राइट। सो द पर्सन दैट इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इज सेइंग कि जब भी कोई काम करो, अगर वाकई में आपको उसमें वो पावर देखनी है कि आपका काम एकदम एफिशिएंटली इफेक्टिवली हुआ है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस समय आपका एक एक थॉट उसी काम पे होना चाहिए, और इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ फ्लो। व्हाट इज इट कॉल्ड? स्टेट ऑफ फ्लो। जब आप उसी चीज में बह रहे हो, जो चीज आप देख रहे हो। कभी मूवी देखते हो, किसी छोटे बच्चे को देखिएगा कार्टून देखते टाइम, आप उससे कुछ कह भी रहोगे ना, उसको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो इतना डूबा हुआ है उस पर्टिकुलर कार्टून के अंदर। ये है स्टेट ऑफ फ्लो। बस कार्टून हटा दीजिए, आप अपना काम ले आइए। वो आप पढ़ रहे हो, आप कुछ चीज़ कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, यहाँ क्योंकि आप स्टूडेंट हो, मैं फोकस करूंगी आपकी पढ़ाई पे। सो वेन एवर यू आर स्टडिंग, मेक श्योर कि आप भले से आधे घंटे की सिटिंग लीजिए, सिर्फ 15 मिनट की सिटिंग लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो 15 मिनट आपका एक भी सेकंड आपका थॉट किसी और चीज पे नहीं जाना चाहिए, एंड यू विल सी द रिजल्ट ऑफ दोज 15 फोकस्ड मिनट्स ऑन योर स्टडी। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। कल मिलेंगे, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।